अस्सलामु अलैकुम। वॉइस और बोर्ड क्लियर है? प्लीज कंफर्म कीजिए। सभी को मेरी वॉइस आ रही है ना? बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है? तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी सब कहाँ हैं? सब क्लियर है? वॉइस और बोर्ड क्लियर है? कंफर्म कीजिए, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सोफिया, अरीबा, 1-2 मिनट वेट करते हैं बाकी सबका भी। तब तक आप बताइए हमने कल क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तब तक आप बताइए, जब तक बाकी लोग भी जो है क्लास को ज्वाइन करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? शाबाश बच्चे। कदीम हिंद आरियाई दौर हमने कल पढ़ा था। शाबाश। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? कदीम हिंद आरियाई दौर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था कल? वो दौर जो है कब से कब तक मुहित है? कदीम हिंद आरियाई दौर जो है कब से कब तक मुहित है? शाबाश। 1500 कबल मसीह था 500 कबल मसीह। 1500 कबल मसीह था 500 कबल मसीह जो है ये दौर कहलाता है, जो कि 1000 साला दौर है। हमने जो है इसमें क्या पढ़ा था, इसमें कितनी मंजिलें हैं? इस दौर के अंदर कितनी मंजिलें हैं? शाबाश। 5 मंजिलें हैं। कौन कौन सी है? रिपीट कीजिए सब लोग, एक बार सब लोग लिखेंगे। मुझे पता है आप सभी को पता है, इसीलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको जो है याद हो जाए, इसलिए आप लोग लिख लीजिए। सभी लोग लिखेंगे। क्लास में 3 ही बच्चे हैं, बाकी सब कहाँ हैं? आज तो क्लास टाइम पे चला था। आज हमने टाइम पे स्टार्ट किया क्लास को, बाकी सब कहाँ हैं? वैदिक मंजिल, रजमिया मंजिल, शबाश। अहद पाननी की मंजिल, टकसाली मंजिल, उसके बाद दुनियावी मंजिल, शबाश। अरबीना, सॉरी अरीबा, आप भी लिख लीजिए। वैदिक मंजिल, रजमिया मंजिल, टकसाली मंजिल, अहद पाननी, और इसके बाद कौन सा है? अरीबा, आपने 4 ही लिख दिए। 5वां कौन सा है? शबाश। टकसाली मंजिल है, दुनियावी मंजिल है, तो शबाश। वैदिक मंजिल के हमने पढ़ा है, इसमें इसके अंदर 4 वेद आते हैं। अहद पाननी की मंजिल हमने देखा है, इसमें कौन कौन सी जो है किताबें लिखी गई है। रज़मिया मंजिल के अंदर हमने देख लिया है इसमें कौन सी तसनीफ की गई है। और दुनियावी मंजिल, उसके बाद टकसाली मंजिल, हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे वस्ती हिंद आर्याई दौर के बारे में। किसी ने पढ़ा है? वस्ती हिंद आर्याई दौर के बारे में किसी ने पढ़ा है? शाबाश। अगर किसी ने पढ़ा है तो बता दीजिए। वस्ती हिंद आर्याई दौर। वस्ती हिंद आर्याई दौर जो है, इसको 3 अदवारों में तकसीम किया गया था।
पहला जो दौर है वो कौन-सा था? कदीम हिंदारियाई दौर था, दूसरा जो है वस्ती हिंदारियाई दौर था और तीसरा जो है जदीद हिंदारियाई दौर था। कल की क्लास में हमने पहला दौर पढ़ा था कदीम हिंदारियाई दौर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वस्ती हिंदारियाई दौर जो है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये दौर जो है 500 कबल मसीह, यहाँ पे 500 है, 1500 नहीं है। कदीम हिंदारियाई दौर में जो है 1500 कबल मसीह था, 500 कबल मसीह तक जो है ज़माना हम इसको उसमें इंक्लूड करते हैं। और ये ज़माना जो है कब से कब तक का ज़माना है, तो 500 कबल मसीह था, ईसवी सन के आगाज़ तक। सॉरी, वस्ती दारियाई दौर जो है, मैंने पहले दौर का बोला था, वस्ती दारियाई दौर जो है 500 कबल मसीह 1000 ईस्वी। ये जो है वस्ती दारियाई दौर है, 500 कबल मसीह 1000 तक। शाबाश। 500 कबल मसीह से 1000 तक का ये ज़माना है, वस्ती हिंद आर्याई दौर। यहाँ तक क्लियर है? जैसे कि हमने पढ़ा है कल कदीम हिंदारियाई दौर के बारे में, वहां पे हमने पढ़ा है 1500 कबल मसीह था, 500 कबल ईस्वी तक जो वो जमाना था। और वस्ती हिंदारियाई दौर जो है कब से कब तक का जमाना है, ये है 500 कबल मसीह से 1000 तक का जमाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। मोहम्मद यासीन रजवी, आपने क्लास क्यों लेट करते हैं? आपने कल भी लेट क्लास को ज्वाइन किया था और आज भी मैंने बोला था ना 6:30 बजे क्लास हो जाएगी आपकी। टाइम पे आया करे। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? इसका जो ज़माना है हमने बोला है 500 कबल मसीह से 1000 तक का ये ज़माना है, वस्ती हिंद आर्याई दौर। तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, इसको भी 3 अदवारों में तक़सीम किया गया है। कोई बात नहीं बच्चे, टाइम पे आया करें क्लास में। इसको भी जो है, सॉरी, आपको बोर्ड दिख रहा है? आप सभी को बोर्ड दिख रहा है? एक बार कन्फर्म कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्या पढ़ा हमने? वस्ती हिंद आर्याई दौर को जो है, इसको भी 3 अदवारों में तक़सीम किया गया है। यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हमने कल भी पढ़ा है। जो हमने कल पढ़ा था, हिंद यूरोपी को 3 अदवार में तक़सीम किया गया है। कदीम हिंद आर्याई दौर, वस्ती हिंद आर्याई दौर, जदीद हिंद आर्याई दौर। और उसके बाद जो कदीम हिंद आर्याई दौर, उसको 5 मंजिलों में तक़सीम किया गया था। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, कदीम हिंद आर्याई दौर को 5 मंजिलों में तक़सीम किया गया था। और वस्ती हिंद आर्याई दौर को कितने अदवारों में तक़सीम किया गया था? तो 3 अदवारों में तक़सीम किया गया था। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, आप ध्यान दीजिएगा ज़रूर, यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करें। यहाँ पे सबको कन्फ्यूजन होता है। कदीम हिंदारियाई दौर के अंदर 5 मंजिलें हैं, वस्ती हिंदारियाई दौर के अंदर इसको 3 अदवारों में तक़सीम किया गया है। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिर सिली मिस्टेक्स होती हैं, पता हो के भी ये चीज़ें जो है गलत हो जाती है। जैसे वो 3 जो है अदवार कौन-कौन से थे, वस्ती हिंदारियाई दौर के अंदर जो 3 अदवारों में इसको तक़सीम किया गया था, इसमें जो पहला दौर है, पहला दौर, इसके बाद दूसरा दौर और उसके बाद तीसरा दौर। ये हम बात कर रहे हैं वस्ती हिंद आर्याई दौर की। पहला जो दौर था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो ये दौर जो है, पहला दौर जो है 500 कबल मसीह, इसमें भी अलग-अलग आपको याद रखना है। एक तो हो गया वस्ती हिंद आर्याई दौर अलग है, लेकिन इसके अंदर जो 3 अदवारों में इसको तक़सीम किया गया था, पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर, इनको भी अलग-अलग आपको याद रखना है। इनका भी टाइम पीरियड आपको याद रखना है। 500 कबल मसीह, यहाँ पे लिखते हैं। पहला जो दौर है, ये जो है 500 कबल मसीह ता ईसवी सन के आगाज़ तक, ईसवी सन के आगाज़ तक। वस्ती हिंद आर्याई दौर जो है 500 कबल मसीह ता 1000 ईस्वी तक जो ये दौर है, और इसको 3 अदवारों में तक़सीम किया गया है। पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर। और पहला जो दौर है वो है 500 कबल मसीह ता ईसवी सन के आगाज़ तक।
जिसको किस नाम से हम जानते हैं? इब्तिदाई प्राकृत। इब्तिदाई प्राकृत जो है, इसका पहला दौर है, जिसको हम पाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? इब्तिदाई प्राकृत, या हम इसको पाली के नाम से भी जानते हैं। पहला जो दौर है, पहला दौर जो है, फिर से मैं रिपीट करूंगी, 500 कबल मसीह ईसी सन के आगाज तक ये दौर है, पहला दौर। और इसको इब्तिदाई प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है, पहले दौर को, और पाली के नाम से भी इस दौर को जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो वस्ती हिंद आरियाई दौर है, उसको कितने अदवारों में तकसीम किया गया था? तो आप बोलेंगे 3 अदवारों में तकसीम किया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए पहले दौर को जो है किस नाम से जाना जाता है, दूसरे दौर को किस नाम से जाना जाता है, और तीसरे दौर को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए जो है मैं यहाँ पे बार बार रिपीट करती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी, पहला जो दौर है, इसको इब्तिदाई प्राकृत के नाम से भी जानते हैं, और पाली के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, इब्तिदाई प्राकृत जो है, प्राकृत के क्या माने हैं? शाबाश। प्राकृत के क्या माने हैं? क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रही हूँ। प्राकृत के क्या माने हैं? फितरी जुबान। फितरी जुबान से मुराद? फितरी जुबान हम किसे बोलते हैं? शाबाश। बाकी सभी जवाब दें। हमारी क्लास में और 2 बच्चे थे, क्या नाम था उनका? क्लास में तो आज 4 ही बच्चे हैं, बाकी सब कहाँ हैं, बाकी 2? संध्या थी, और इसके अलावा कोई था क्लास में? शाबाश। मुझे बताइए, फितरी जुबान जो है, आपने बताया है प्राकृत के माने हैं फितरी जुबान, और फितरी जुबान, इसे क्या मुराद है? फितरी जुबान क्या होती है? फितरी जुबान। शाबाश। आपने क्या समझा है, फितरी जुबान क्या होती है? किसी को पता है? अगर पता है तो यस लिख दीजिए, नहीं है पता तो नो लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। पहला जो दौर है, जिसको इब्तिदाई प्राकृत के नाम से जानते हैं, या पाली के नाम से भी जानते हैं, और प्राकृत के क्या माने हैं? फितरी जुबान। यहाँ ये तो आपने सही बताया है, इसके माने हैं फितरी जुबान। फितरी जुबान मतलब जो है नेचुरल होती है, जो कुदरती जुबान होती है, नेचुरल जो हमारी जुबान होती है, उसको हम फितरी जुबान बोलते हैं। प्राकृत के माने क्या है अब? फितरी जुबान। ये पॉइंट्स आप लिख लेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स जो है यहाँ पे क्लास में डिस्कस करते हैं, इनको आप लिखेंगे। प्राकृत के माने हैं फितरी। लिख लिया? जैसे कि मैंने बोला है, इब्तिदाई प्राकृत के नाम से भी इसको बोलते हैं, या पहली प्राकृत भी हम इसको कह सकते हैं, या पाली दौर भी हम इसको कह सकते हैं। पहला जो दौर है, पाली को कदीम मागदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है, अगर आपने पेपर देखा होगा, पाली को क्या कहा जाता है? मैंने पेपर में देखा है, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए थे। एक स्टेटमेंट उसमें ये भी था, पाली को कदीम मागदी भी कहा जाता है, पाली को जदीद मागदी भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, पाली को असल में कदीम मागदी कहा जाता है, जदीद मागदी नहीं कहा जाता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी मिस्टेक्स वहां पे एग्जाम में होती है, इसलिए इसको बार बार रिपीट करती हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कदीम मागदी भी कहा जाता है। पहला जो दौर है, फिर से इसको रिपीट करते हैं, वस्ती हिंद आरियाई दौर जो है, 500 कबल मसीह 1000 ईस्वी सन का ये दौर है। इसमें जो पहला दौर है, इसको 3 अदवारों में, 3 दौर इसमें जो है इसको तकसीम किया गया है। पहला जो दौर है, 500 कबल मसीह ईस्वी सन के आगाज तक, और इसको हम इब्तिदाई प्राकृत के नाम से भी जानते हैं, पहली प्राकृत के नाम से भी जानते हैं, या पाली दौर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। पाली को हम कदीम मागदी भी कहते हैं, इसको कदीम मागदी के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? आप सभी ने लिख लिया?
शाबाश। पहला जो दौर है आपने इसका टाइम पीरियड भी लिख लिया, इसको किस नाम से जाना जाता है और इसको क्या कहा जाता है? जैसे कि पाली को कदीम आगदी भी कहा जाता है। हर एक पॉइंट जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला प्राकृत के क्या माने हैं? ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। वस्ती हिंद आर्याई दौर जो है इसका टाइम पीरियड भी एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसके कितने दौर है इसको भी एग्ज़ाम में पूछा गया था। पाली को क्या कहा जाता है तो इसको भी एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। पाली को कदीम आगदी भी कहा जाता है, जदीद नहीं कदीम। और उसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरा दौर है, वस्ती हिंद आर्याई दौर जो है, जिसका दूसरा दौर है, ये जो है ईसवी सन के आगाज़ से 500 ईस्वी तक। अभी आपको लग रहा होगा याद नहीं रहेगा, लेकिन आप बार-बार इसे रिपीट करेंगे, मैं बार-बार आपको बोलती हूँ, आपको रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगा। बहुत आसान है। पहला जो दौर है 500 कबल मसीह ईसवी सन के आगाज़ तक है। दूसरा जो है ईसवी सन के आगाज़ से 500 ईस्वी तक है। दूसरा दौर जो है ईसवी सन के आगाज़ से 500 ईस्वी तक के दौर है, जिसको अदबी प्राकृत के नाम से भी जानते हैं। पहले दौर को हम किस नाम से जानते थे? इब्तिदाई प्राकृत के नाम से। और जो दूसरा दौर है इसको हम अदबी प्राकृत के नाम से जानते हैं। अदबी प्राकृत। इसको हम अदबी प्राकृत के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे, ये दूसरा जो दौर था, वस्ती आर्याई का जो ये दूसरा दौर था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? शाबाश। जिसको किस नाम से जानते हैं? अभी मैंने बताया। अदबी प्राकृत के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ेंगे। ये वस्ती आर्याई का जो दूसरा दौर था, जिसको हम अदबी प्राकृत के नाम से जानते हैं, इसको हम दूसरी प्राकृत के नाम से भी जानते हैं। इसको हम दूसरी प्राकृत भी कहते हैं। पहला जो दौर था, इब्तिदाई प्राकृत उसको हम कहते थे, या उसको पहली प्राकृत भी कहते थे, या उसको पाली के दौर से भी हम जानते थे। जो दूसरा दौर है, इसको क्या कहते हैं? अदबी प्राकृत भी कहते हैं। और उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा अदबी प्राकृत भी हम इसको कहते हैं, सॉरी, दूसरी प्राकृत भी हम इसको कहते हैं। और इसके अलावा हम इसको क्या कहते हैं? दूसरा जो दौर है, वस्ती हिंद आर्याई का दूसरा जो दौर है, इसको हम इब्तिदाई जो है अदबी प्राकृत के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा दूसरी प्राकृत के नाम से इसको जानते हैं। और पहला जो दौर है इब्तिदाई प्राकृत कहलाता है, या पाली हम इसको कहते हैं, पाली का दौर है ये, या पहली प्राकृत भी हम इसको कहते हैं। दूसरा जो दौर है अदबी प्राकृत के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसके अलावा दूसरी प्राकृत के नाम से भी इस दौर को हम जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है? फिर से अगर कहीं पे कंफ्यूजन है बता दीजिए। यहाँ पे कंफ्यूजन सभी को होता है। मैं फिर से बताऊंगी, यहाँ पे अगर कंफ्यूजन है किसी को तो बता दीजिए। जैसे कि मैंने पहले बोला है, वस्ती दारियाई दौर को 3 अदवारों में तक़सीम किया गया है। पहला दौर, दूसरा दौर, उसके अलावा तीसरा दौर। ये दूसरा दौर जो है, दूसरे दौर को हम किस नाम से जानते हैं? अदबी प्राकृत के नाम से जानते हैं, या दूसरी प्राकृत का दौर भी जो है इसको कहा जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे हिंद आर्याई लिसानियात की जो है, इन्होंने माहिरीन जो है, इन्होंने अदबी प्राकृतों यानी दूसरी प्राकृत जो जो हम इसको बोलते हैं, इसको इसकी 5 किस्में बताई है। वो 5 किस्में कौन-कौन सी है? जो माहिरीन लिसानियात है, इन्होंने अदबी प्राकृत, या जिसको हम दूसरी प्राकृत भी कहते हैं, इसकी 5 किस्में बयान की है। वो 5 किस्में कौन-कौन सी है? शाबाश, अगर मुझे कोई बता सकता है, इसकी वो 5 किस्में कौन-कौन सी है, जो दूसरे दौर के अंदर आती है? शाबाश। वस्ती दारियाई दौर के अंदर जो दूसरा दौर था, जिसको हम दूसरी प्राकृत भी कहते हैं या अदबी प्राकृत भी कहते हैं, इसको माहिरीन ने 5 हिस्सों में तक़सीम किया है, या इसकी 5 किस्में बताई है। शाबाश, कौन-कौन सी है वो? शोरसीनी है, मगदी है,
शाबाश। बाकी सभी बोलिए। महाराष्ट्री जो है शोरसीनी। शाबाश। अर्धमगधी। इसके अलावा अर्धमगधी। शाबाश। ये तो चार ही है। पिशाची। शाबाश। माहिर लिसानियात ने जो है इन्होंने इस दूसरे दौर को इसकी 5 किस्में बताई है। वो कौन-कौन सी है? महाराष्ट्री है, शोरसीनी है, मगधी है, अर्धमगधी है या और 5वां जो है पिशाची है। अगर हम इनके बारे में बात करेंगे, महाराष्ट्री जो है पहला जो है इसमें महाराष्ट्री। पहली किस्म जो है इसकी कौन-सी है? महाराष्ट्री है। ये महाराष्ट्री जो है ये जुनूब की प्राकृत है। यानी कि मराठी जो है इसी से निकली है। किससे? महाराष्ट्री से। जैसे मैंने बोला ये जुनूब की प्राकृत है, मराठी इसी से निकली है। दूसरा कौन-सा है? शोरसीनी। इम्पोर्टेंट है। शोरसीनी जो है इसका मरकज शोरसीन यानी मथुरा का इलाका था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मथुरा का इलाका। फिर से इसको रिपीट करती हूँ। महाराष्ट्री जो पहली किस्म है इसकी ये जुनूब की प्राकृत है और मराठी इसी से निकली है। दूसरा जो है शोरसीनी जो है इसका मरकज शोरसीन यानी मथुरा का इलाका था। यहाँ तक क्लियर है? बस आपको इतना याद रखना है दूसरे दौर के अंदर जो है कौन सी 5 किस्में बताई गई है, इनका आपको नाम याद होना चाहिए। ये जुनूब का इलाका है महाराष्ट्री, ठीक है? और शोरसीनी जो है मथुरा का इलाका था। आप इलाका याद रखेंगे, ठीक है? जैसे मैंने बोला दूसरा जो दौर था इसके अंदर 5 किस्में बताई है। महाराष्ट्री है, शोरसीनी है, मगधी है, अर्धमगधी है और पिशाची है। इनका आपको जो है इलाका याद रखना है। महाराष्ट्री जो है जुनूब का इलाका है, शोरसीनी जो है मथुरा का इलाका है। और इसके बाद जो है अगर हम देखेंगे तीसरा जो है कौन-सा है? मगधी है। और ये जो है मगधी जो है मगध यानी जनूबी बिहार का इलाका है। मगध यानी या जनूबी बिहार का इलाका है। जनूबी बिहार का इलाका है मगधी। महाराष्ट्री जनूब का इलाका है, शोरसीनी मथुरा का इलाका है, मगधी जो है मगध और या जनूबी बिहार का इलाका है। और इसके बाद जो चौथा है अर्धमगधी जो है ये चौथी किस्म जो है चौथी जो किस्म है अगर हम देखेंगे इसके लफ्जी माने क्या है? आदि मगधी के हैं। अर्ध मगधी यानी आदि मगधी। आदि आदि मगधी ये इसके माने हैं। अर्ध मगधी के क्या माने हैं? आदि मगधी। और इसका अगर हम देखेंगे अर्ध मगधी जो है अवध और मशरिकी यूपी का इलाका है। अवध और मशरिकी इलाका मशरिकी यूपी का इलाका है। इसको आप साइड में लिख लेंगे। अवध और मशरिकी यूपी का इलाका। और इसके बाद जो है पांचवा जो है पिशाची। पिशाची जो है ये कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। कश्मीर और पंजाब का इलाका था। कश्मीर और पंजाब का इलाका। बस इतना आप याद रखेंगे तो ये बहुत है। फिर से मैं इसको रिपीट करूंगी ताकि आपको जो है अच्छे से जहन में बैठ जाए। वस्तीनदारियाई दौर जो है इसको 3 अदवारों में तकसीम किया गया है। पहला जो दौर है वो है पहला दौर इब्तिदाई प्राकृत के नाम से हम इसको जानते हैं या पहली प्राकृत के नाम से भी हम इसको जानते हैं या पाली दौर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इसके बाद जो दूसरा दौर है उसको हम अदबी प्राकृत के नाम से भी जानते हैं और दूसरी प्राकृत के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो है माहिरीन लिसानियत ने 5 किस्में बताई है। वो 5 किस्में कौन-कौन सी है? महाराष्ट्री है, शोरसीनी है, मगधी है, अर्धमगधी है और इसके अलावा पिशाची है। और महाराष्ट्री जो है जुनूब का इलाका है, शोरसीनी जो है मथुरा का इलाका है, मगधी जो है मगध और जुनूबी बिहार का
इलाका है। और उसके बाद जो है अर्धमगधी जो है अवध और मशरकी यूपी का इलाका है, और पिशाजी जो है कश्मीर और पंजाब का इलाका है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, जो हमारा तीसरा दौर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। शाबाश, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। शाबाश। किसी ने क्लास को ज्वाइन किया था फिर से इसको? मोहम्मद यासीन रिजवी। इन्होंने क्लास क्यों छोड़ दिया है? बीच में से इन्होंने क्लास को छोड़ दिया है, पहले तो ज्वाइन किया था ना। ये क्या मसला है? पहले क्लास में आते हैं, कल भी कल क्लास में आए थे, फिर क्लास को लीव किया था, और आज भी इन्होंने क्लास को ज्वाइन किया फिर क्लास से निकल गए। मजाक कर रहे हैं ना हमसे? नहीं पढ़ना है, नहीं क्लास में आना है तो जरूर मजबूरी नहीं है, क्लास में मत आइए पहले ही। अगर नहीं देना है क्लास तो ऐसे मजाक मत करिए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कौन सा तरीका है क्लास को ज्वाइन करने का फिर क्लास से निकलने का? नहीं पढ़ना है तो क्यों क्लास को ज्वाइन करना है पहले से ही? यहाँ पे थोड़ी अटेंडेंस लगाई जाती है, पहले कौन आएगा उसकी अटेंडेंस लगा देंगे तो बस हो गया। क्लास को अटेंड करना है, आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, क्लास ही मत दीजिए। ऐसा ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे होंगे तो फिर क्या ही बात है। आप सभी को क्लियर है यहाँ तक? दूसरा दौर आपको क्लियर है? तो चलिए, और इसके बाद हम देखेंगे जो तीसरा दौर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? किसी को पता है? शाबाश, मुझे बता दीजिए। जो तीसरा दौर है किस नाम से इसको जानते हैं? तीसरा जो दौर है 500 ईस्वी ता 1000 ईस्वी तक, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। शाबाश, अपभ्रंश का दौर कहलाता है। तीसरा दौर जो दौर है अपभ्रंश का दौर कहलाता है। जदीद हिंद आर्याई दौर, बच्चे मैं समझी नहीं, आपने क्या लिखा है? नहीं, जदीद हिंद आर्याई दौर जो वो अलग है। मैंने बोला है वस्ती हिंद आर्याई दौर के अंदर जो तीसरा दौर है वो कौन सा है, ना कि मैंने बोला हिंद जो है आर्याई का दो तीसरा दौर है वो है जदीद हिंद आर्याई दौर। हिंद आर्याई दौर को इसको जो है तीन हिस्सों में तकसीम किया गया था, पहला था कदीम, दूसरा था वस्ती, तीसरा था जदीद। और वस्ती के अंदर जो हम बात कर रहे हैं इसको तीन अदवारों में तकसीम किया गया था, और इसी को मैं बोल रही हूँ तीसरा जो दौर है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम अपभ्रंश का दौर कहते हैं, जैसे कि सोफिया ने बताया। अपभ्रंश का दौर जो है तीसरा दौर है, वस्ती दारियाई का जो तीसरा दौर है इसको हम किस नाम से जानते हैं? अपभ्रंश का दौर। ठीक है, अपभ्रंश का दौर। तीसरा जो दौर है 500 ईस्वी था 1000 ईस्वी तक के दौर है, जिसको हम अपभ्रंश के दौर से जानते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हमने दूसरे दौर में हमने देखा है इसकी 5 किस्में हैं, महाराष्ट्री है, शोरसीनी है, या मगधी है, अर्धमगधी है, पिशाची है। और इसी तरह हम बात करें तीसरा जो दौर है 500 ईस्वी था 1000 पर, ये दौर मुहित है। ये दौर जो है अपभ्रंश का दौर कहलाता है। क्लियर है? आप सभी लोग मुझे बताइए जो सभी क्लास में हैं, सोफिया, अरीबा, जेबा, आप सभी लोग जो है आप मुझे बताइए पहला जो दौर है इसको किस नाम से जानते हैं, दूसरा जो दौर है वस्ती दारियाई दौर का उसको किस नाम से जानते हैं, और तीसरा जो दौर है इसको किस नाम से जानते हैं? शाबाश, जल्दी से मुझे बताएं, एक ही मैसेज में मुझे बताए तीनों का सीक्वेंस के साथ।
शाबाश, चलिए। शाबाश, मैं रिपीट कर दूँगी लेकिन मुझे बताइए, पहला दौर उसको किस नाम से जानते हैं, दूसरे दौर को किस नाम से जानते हैं और तीसरे दौर को किस नाम से जानते हैं? जो वस्ती दारियाई दौर जो है, तीनों इनको मुझे बताइए। इनको किस नाम से जानते हैं हम? इसके बाद मैं रिपीट करूँगी फिर से। शाबाश। एक ही मैसेज में लिख दीजिएगा, पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरा दौर। जल्दी से, शाबाश। प्राकृत या पाली? प्राकृत या पाली? बच्चे प्राकृत तो पता है लेकिन कौन सी प्राकृत? इब्तदाई प्राकृत या अदबी प्राकृत? दूसरा अदबी प्राकृत, शाबाश। तीसरा अपभ्रंश का दौर है। प्राकृत या पाली, इसको पहली प्राकृत भी कहते हैं और इब्तदाई प्राकृत भी कहते हैं। खाली प्राकृत मत आपने लिखा है यहाँ पे, इसको या तो इब्तदाई प्राकृत लिखना था या लिखना था पहली प्राकृत, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। प्राकृत का दौर तो दूसरा भी था, लेकिन पहला था इब्तदाई, दूसरा था अदबी दौर। पहली प्राकृत और दूसरा था दूसरी प्राकृत। ठीक है, बाकी सब जवाब दीजिए, शाबाश। जैसे रीबा ने जवाब दिया है कि मैसेज में इन्होंने लिख दिया है, आप सब भी जवाब दीजिए, शाबाश। पहली प्राकृत, इब्तदाई प्राकृत या पाली, हम इसको बोलते हैं पाली, इब्तदाई प्राकृत, शाबाश। अदबी प्राकृत और अपभ्रंश। हाँ, इब्तदाई प्राकृत जो पहला पहला दौर है, इसको हम पहली प्राकृत भी कहते हैं और पाली का दौर भी कहते हैं। और दूसरा जो दौर है, इसको हम अदबी प्राकृत के नाम से जानते हैं और इसके अलावा दूसरी प्राकृत के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो दौर है, इसको हम अपभ्रंश का दौर कहते हैं। क्लियर है? और अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, तो 500 ईस्वी था 1000 ईस्वी तक के दौर है। इसके अंदर जो है अपभ्रंश जो है पाली, इब्तदाई प्राकृत, अदबी प्राकृत। हाँ, तीसरा जो है कौन सा है, शाबाश। जेबा बख्तियार ने लिखा है पहली प्राकृत पाली, अदबी प्राकृत, शाबाश, अपभ्रंश का दौर है। इतना याद रह गया आपको? इतना क्लियर है? इतना आप सभी को क्लियर है? और मुझे बताइए अपभ्रंश के क्या माने हैं? जैसे आपने बोला है प्राकृत के माने हैं फितरी जुबान, इसी तरह मुझे बोलिए अपभ्रंश के क्या माने हैं? शाबाश, बिगड़ी जुबान। बाकी सभी बोल दीजिए, शाबाश। बाकी सभी जवाब दीजिए, शाबाश। शाबाश, बिगड़ी जुबान के हम। जैसे हमने बोला है प्राकृत के क्या माने हैं, तो फितरी जुबान है और अपभ्रंश के माने हैं बिगड़ी जुबान। इसके अंदर हम अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर भी जो तीसरा दौर है, इसके अंदर भी जो है 5 किस्में बताई गई है। और वो 5 किस्में कौन कौन सी है? जिसके अदबी प्राकृत के अंदर महाराष्ट्री था, शोरसिनी था, मगधी था, अर्धमागधी था, पिशाची था। और इसी तरह जो है तीसरे दौर में भी जो है ये 5 किस्में बताई गई है। कौन कौन सी है? शोरसिनी अपभ्रंश है, मागधी है, अर्धमागधी है, महाराष्ट्री है, प्राचीड़ और केकई है। और इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। पहला जो है शोरसिनी अपभ्रंश, उसमें क्या था? दूसरा जो दौर था उसमें क्या था? शोरसिनी था। लेकिन तीसरे वाले में जो है शोरसिनी अपभ्रंश का दौर है। शोरसिनी अपभ्रंश। इसकी अगर हम बात करेंगे, ये इलाका शोरसीन यानी मथुरा का इलाका था, जैसे मैंने पहले ही बोला है। इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां शामिल है? शोरसिनी अपभ्रंश के अंदर जो है 4 बोलियां शामिल है। और वो 4 बोलियां कौन कौन सी है? इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में पूछा गया है। शाबाश, बताइए मुझे। मैं आपको पढ़ाते टाइम हर वक्त बोलती हूँ कि यहाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना है। आप पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बताइए मुझे, शोरसिनी अपभ्रंश जो है इसके अंदर कौन सी 4 बोलियां शामिल है?
शाबाश। खड़ी बोली। पंजाबी। शाबाश। खड़ी बोली पंजाबी, इसके अलावा और कौन सी दो बोलियां थी वो? राजस्थानी, इसके अलावा? शाबाश। गुजराती। खड़ी बोली को हम किस नाम से जानते हैं, ये मुझे बताइए। पहले क्लास में मैंने बोला था, इसको किस नाम से जानते हैं, खड़ी बोली को? आपको मैं इसलिए यहाँ पे बोलती हूँ कि आप लोग जवाब दीजिए, ताकि किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। जब आप जवाब लिख देते हैं तो बाकी सभी को भी जो है ये क्वेश्चन क्लियर होता है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, आप भी लिख दीजिए। हिंदुस्तानी। शाबाश। किसने बोला है? सोफिया खातून ने। शाबाश बच्चे। शोरसिनी अब्रन जो है, इसके अंदर हम चार बोलियां शामिल है। पहली जो है खड़ी बोली है, जिसको हम हिंदुस्तानी भी बोलते हैं। उसके बाद राजस्थानी है, उसके बाद पंजाबी है, उसके बाद गुजराती और पहाड़ी बोलियां जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर ये शामिल है। ये चार बोलियां शोरसिनी अपभ्रंश के अंदर। इस क्वेश्चन को पूछा गया है, शोरसिनी अपभ्रंश के अंदर कितनी बोलियां शामिल है? तो चार है। वो कौन कौन सी है, उनको शामिल करना था। तो ये थी वो चार बोलियां जो शोरसिनी अपभ्रंश के अंदर शामिल थी। इसके बाद जो दूसरा है, कौन सा है? मागधी अपभ्रंश। वहां पे क्या था? मागधी था, यहाँ पे मागधी अपभ्रंश है। अपभ्रंश साथ लिखना है, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। वहां पे भी ये है, अपभ्रंश है। सॉरी, वहां पे जो क्या था, मागधी था, अर्धमागधी था, शोरसिनी था। यहाँ पे भी वही है, लेकिन अपभ्रंश साथ लिखना है। यहाँ पे शोरसिनी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है। इसी तरह आपको यहाँ पे लिखना है, इसी तरह आप इसको पहचान पाएंगे। ये जो है मागधी अपभ्रंश जो है, ये बड़े वसी इलाके में बोली जाती थी। ये मगधी जो बोली थी, ये कहाँ पे बोली जाती थी? बड़े वसी इलाके में बोली जाती थी। इसीलिए मुख्तलिफ जगहों पर इसके मुख्तलिफ नाम पड़ गए। जैसे बंगाल में प्राचिया, गोंड में दगी कहलाई, जिससे मौजूदा बंगाली और आसामी निकली। पहले ही क्लास में मैंने बोला था, शाबाश, जो आसामी जो है, जो कि हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख हमने पहली क्लास ली थी, हमने उसमें बोला था माहिरीन लिसानियत ने जुबानों को 8 खानदानों में तकसीम किया है, और पहला जो उसमें खानदान था सामी था। उसके अंदर कौन कौन सी जुबानें शामिल थी? शाबाश, मुझे बताइए वो कौन सी दो जुबानें थी जो शामिल थी सामी के अंदर, सामी खानदान के अंदर? शाबाश। आसामी से मुझे याद आ गया सामी, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है सामी के अंदर वो कौन सी दो बोलियां थी? शाबाश। अरबी और इब्रानी। शाबाश। अरबी और इब्रानी शामिल थी। और उड़ीसा में जो है इसका नाम उत्कली पड़ा, जिससे मौजूदा जुबान उड़िया ने जन्म लिया। वो हम बाद में देखेंगे, जब हम नजरियात देखेंगे किसका कौन सा नजरिया था उर्दू की इब्दा के बारे में। जैसे कि आजाद का नजरिया था, क्या नजरिया था उनका। उसके बाद सैयद सुलेमान अदवी का क्या नजरिया था। इसी तरह हम देखेंगे उड़ीसा में जो है किन्होंने बोला था उड़ीसा में उर्दू का जन्म हुआ था। ये हम बाद में क्लास में जो है हम इसको पढ़ेंगे। अभी जो है हम बहुत पीछे हैं, जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तब हम जो है पढ़ेंगे। उड़ीसा में इसका नाम उत्कली पड़ा, जिसे मौजूदा जुबान उड़िया ने जन्म लिया। तो अगर हम बात है शामिल है, जिनके बारे में हमने बात की है। उसके बाद मागधी अपभ्रंश जो है, जो कि मैंने बोला है, ये बड़े वसी इलाके में बोली जाती थी, इसीलिए इसे मुख्तलिफ जगहों पर इसके मुख्तलिफ नाम पड़ गए थे। और तीसरा जो है, कौन सा है? आपको बस इतना याद रखना है, तीसरे दौर के अंदर कौन कौन सी जुबानें शामिल थी, दूसरे के अंदर कौन सी शामिल थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट था शोरसिनी अपभ्रंश के बारे में, इसके अंदर चार बोलियां शामिल है। ये इंपॉर्टेंट था, ये आपको याद रखना है। और तीसरा जो है अर्धमागधी। अर्धमागधी। अर्धमागधी जो है अपभ्रंश आप साथ लिखेंगे, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। अपभ्रंश आप साथ लिखेंगे। अर्धमागधी अपभ्रंश जो है बिहार से इलाहाबाद तक का इलाका है। बिहार से इलाहाबाद तक की इलाका है। जैसे हमने पढ़ा है दूसरा जो दौर था, उसमें हमने अर्धमागधी पढ़ा है, जो कि अवध और मशरकी यूपी का इलाका था। और यहाँ पे हमने क्या बोला है? अर्धमागधी या अपभ्रंश जो है, ये बिहार से इलाहाबाद तक का इलाका है। इसमें अगर हम देखेंगे
मशरिकी हिंदी की तमाम बोलियां आती है, यानी अवधी है, छत्तीसगढ़ी है और भोजपुरी है। ये मशरिकी हिंदी की बोलियां हैं। आप मुझे बताएं मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? शाबाश। जैसे कि मशरिकी हिंदी की 3 बोलियां हैं, मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? शाबाश, मुझे जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा पूछा गया है इसके हवाले से। 5 बोलियां हैं, कौन-कौन सी? शाबाश, वो 5 बोलियां कौन-कौन सी है? बाकी सभी जवाब दीजिए। सोफिया खातून, आप भी जवाब दीजिए। ज़ेबा बख्तियार, आप भी जवाब दीजिए। शाबाश। कोशिश कीजिए जवाब देने की। जैसे अरीबा ने बोला है, जैसे सोफिया ने बोला है 5 है। मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, कौन-कौन सी है? ब्रिजभाषा है, शाबाश। इसके अलावा खड़ी बोली है, इसके अलावा बाकी 3 कौन सी है? खड़ी बोली है, ब्रिजभाषा है, हरियाणवी है, बाकी 2 कौन सी है? शाबाश। कन्नौजी है और बुंदेली है, शाबाश। मशरिकी हिंदी की 3 बोलियां हैं और मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। तो अर्ध मगधी जो अपभ्रंश है, ये बिहार से इलाहाबाद तक का इलाका था। इसमें अगर हम बात करेंगे मशरिकी हिंदी की तमाम बोलियां आती है, वो कौन-कौन सी है? अवधी है, छत्तीसगढ़ी है और भोजपुरी वगैरह। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो चौथी किस्म है वो कौन सी है? शाबाश। महाराष्ट्री। महाराष्ट्री। महाराष्ट्री जो है इसका खास मरकज मौजूदा क्या था? बरार था। खास मरकज का क्या था? बरार। बरार था। संस्कृत में इसी सूबे को महाराष्ट्र के नाम से पुकारा गया है। महाराष्ट्री जो इसकी किस्म है, चौथी किस्म है, तीसरे दौर की, इसका खास मरकज क्या था? मौजूदा तो बरार था। संस्कृत में इसी सूबे को महाराष्ट्र के नाम से पुकारा गया है। यहाँ तक क्लियर है? आप लिख रहे हैं ना साथ साथ? शाबाश, अच्छी बात है। और पांचवा जो है कौन सा है? प्राचीन। प्राचीन और केकय। प्राचीन और केकय अपभ्रंश। अपभ्रंश से साथ लिखेंगे वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आप बोलेंगे यहाँ पे भी है कि प्राचीन केकय, यहाँ पे भी है, मागधी है, अर्धमागधी है, महाराष्ट्री है, लेकिन यहाँ पे आपको अपभ्रंश साथ लिखना होगा। एग्जाम में दिया गया होगा तो आप पहचान पाएंगे। ये तीसरा दौर है। अर्धमागधी अपभ्रंश के बारे में हमने बात की है। बिहार से इलाहाबाद तक का इलाका है। महाराष्ट्र जो है इसका खास मरकज मौजूदा क्या था? बरार था। यानी कि संस्कृत जो है इसी में सूबे को महाराष्ट्र के नाम से पुकारा गया है। और लास्ट वाला जो है प्राचीर और केकय अपभ्रंश, ये प्राचीर से सिंधी और केकय से लिहिंदा निकली। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, प्राचीर से क्या निकली? प्राचीर से सिंधी निकली। प्राचीर से सिंधी और केकय से क्या निकली? लिहिंदा। लिहिंदा और सिंधी जो है कहाँ से निकली है? प्राचीर से सिंधी निकली है और केकय से लिहिंदा निकली है। सिंधी और लिहिंदा में ममासलत पाई जाती है। ये सिंधी और लिहिंदा जो है कहाँ से निकली है? प्राचीर और केकय से निकली है। अब प्राचीर से कौन सी निकली है? तो सिंधी निकली है। और केकय से जो है लिहिंदा निकली है। क्लियर है यहाँ तक? शाबाश, मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? ये सिंध का इलाका है। प्राचीर केकय जो है इलाका सिंध है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला है, इसके अंदर जो तीसरा दौर था, जो इसका पहला क्या था इसमें शामिल? पहला वाला। शाबाश, पहली किस्म इसमें कौन सी शामिल थी? तीसरे दौर के अंदर पहली किस्म कौन सी शामिल थी? तो वो थी शोरसिनी अपभ्रंश, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरे दौर में यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शोरसिनी अपभ्रंश जो पहली किस्म हमने बताई है। इसके अंदर खड़ी बोली आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी भी बोलते हैं। इसके अंदर पंजाबी आती है, गुजराती आती है, राजस्थानी आती है। आपको एग्जाम में पूछा क्वेश्चन पूछा गया है, शोरसिनी अपभ्रंश के अंदर कितनी जुबानें शामिल है? तो कितनी है? 4 है। खड़ी बोली है, राजस्थानी है, पंजाबी है और गुजराती है। और उसके बाद हमने बात की थी
हमने बात की थी मागधी की। मागधी के अंदर कौन-कौन सी ज़ुबानें शामिल थी? शाबाश, शाबाश। हमने यहाँ पे पढ़ा ना 5, यहाँ पे हमने कितने पढ़े हैं? एक तो हमने शोरसिनी अपभ्रंश पढ़ा, मागधी पढ़ा, अर्धमागधी पढ़ा, महाराष्ट्री पढ़ा, प्राचीन और केकय पढ़ा। अब हम उनको अलग से पढ़ रहे हैं। शोरसिनी अपभ्रंश के अंदर 4 बोलियाँ थी। कौन-कौन सी थी? खड़ी बोली थी, राजस्थानी थी, पंजाबी थी, गुजराती थी। इसके बाद जो मागधी थी, मागधी जो है इसके अंदर कौन-कौन सी बोलियाँ शामिल हैं? मुझे बताइए, शाबाश। इम्पोर्टेंट है, शाबाश। इसके अंदर कौन-कौन सी बोलियाँ शामिल हैं? मागधी के अंदर जो मागधी अपभ्रंश है, इसके अंदर कौन-कौन सी ज़ुबानें शामिल हैं? कौन-कौन सी बोलियाँ शामिल हैं? शाबाश, जल्दी से बताएँ। इसके अंदर अंदर जो है बंगाली है, आसामी है, उड़िया है, बिहारी है, मागधी जिसको हम बोलते हैं। ये 4 ज़ुबानें जो है इसके अंदर शामिल है। मागधी के अंदर बंगाली है, आसामी है, उड़िया है, बिहारी है। ये 4 ज़ुबानें जो है मागधी के अंदर शामिल है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? शाबाश। और इसके बाद जो तीसरा है, जो हमने अर्धमागधी अपभ्रंश पढ़ा, जो कि बिहार से इलाहाबाद तक का इलाका है। इसके अंदर जो है मशरिकी हिंदी बोलियाँ शामिल है। जैसे कि मैंने अभी बोला, अवधी है, छत्तीसगढ़ी है और भोजपुरी है। लिख लीजिए, शाबाश। अर्धमागधी जो अपभ्रंश है, बिहार से इलाहाबाद तक का इलाका है और इसमें मशरिकी हिंदी की बोलियाँ शामिल है। वो कौन-कौन सी है मशरिकी हिंदी की बोलियाँ? 3 है, अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, भोजपुरी है। और इसके बाद जो चौथा है, जो कि महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है, जो कि इलाका बरार है, जो मैंने अभी बोला है। इसका खास मरकज़ क्या था? तो बरार था। महाराष्ट्र का खास मरकज़ बरार था। इसके अंदर कौन-सी ज़ुबान शामिल है? कौन-सी बोली शामिल है? शाबाश। इसके अंदर कौन-सी बोली शामिल है? इसके अंदर मराठी जो है शामिल है। इसके अंदर मराठी जो बोली है वो शामिल है इसके अंदर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंदर। इम्पोर्टेंट है ये भी। और इसके बाद जो हमें लास्ट वाला पढ़ा है प्राचीन और केकय जो हमने पढ़ा है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा प्राचीर से सिंधी निकली और केकय से क्या निकली? लिहिंदा निकली। ये इलाका सिंध है। प्राचीर से सिंधी और केकय से लिहिंदा। इसके अंदर ये 2 ज़ुबानें शामिल है। फिर से मैं रिपीट करूँगी पहले से ही। हमने क्या पढ़ा है आज? वस्ती हिंद आर्याई दौर के बारे में हमने पढ़ा है। वस्ती हिंद आर्याई दौर जो है, आप अपनी कॉपी की तरफ जो है ध्यान दीजिए। आपने क्या-क्या लिखा है? अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ है आपसे तो मुझे बताइएगा, अगर कहीं पे लिखना बाकी है। वस्ती हिंद आर्याई दौर जो है, ये दौर जो है 500 कबल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक का ये दौर है। इसके अंदर हम देखेंगे इसको 3 अदवारों में तक़सीम किया गया है। पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरा दौर। पहला दौर जो है 500 कबल मसीह था, ईसा सन के आगाज़ तक। इसको हम किस नाम से जानते हैं? पहले दौर को इब्तिदाई प्राकृत के नाम से जानते हैं, पहली प्राकृत के नाम से जानते हैं और पाली के नाम से भी जानते हैं। पाली को हम कदीम मागधी भी कहते हैं। इसको कदीम मागधी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके बाद जो दूसरा दौर है, ईसा सन के आगाज़ से 500 ईस्वी तक ये दौर है, जिसको हम अदबी प्राकृत भी कहते हैं और दूसरी प्राकृत भी कहते हैं। इसके अंदर कौन वो 5 ज़ुबानें शामिल है, वो 5 किस्में शामिल है, वो कौन-कौन सी है? महाराष्ट्री है, जो कि जनूब का इलाका है, शोरसिनी है, जो कि मथुरा का इलाका है, मागधी है, जो कि मगध और जनूबी बिहार का इलाका है। उसके बाद हमने पढ़ा था अर्धमागधी, जो कि अवध और मशरकी यूपी का इलाका है। पिशाची जो है कश्मीर और पंजाब का इलाका है। इसके बाद हमने पढ़ा इसमें जो तीसरा दौर है वो है 500 ईस्वी था 1000 ईस्वी तक। इसमें हमने पढ़ा, इसमें 5 किस्में बताई गई है, 5 किस्में इसमें भी शामिल है। कौन-कौन सी है? इसको अपभ्रंश के दौर से भी जानते हैं हम तीसरे दौर को। इसके अंदर जो है शोरसिनी अपभ्रंश शामिल है, मागधी है, अर्धमागधी है, महाराष्ट्री है, प्राचीन और केकय है। शोरसिनी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, महाराष्ट्री अपभ्रंश है और प्राचीन और केकय इसके अंदर शामिल है। और शोरसिनी अपभ्रंश जो है, जो पहली इसमें शामिल है, इसके अंदर कौन-सी ज़ुबानें शामिल है? तो 4 ज़ुबानें शामिल है। वो है खड़ी बोली है, राजस्थानी है, पंजाबी है और गुजराती है। और दूसरा जो है मागधी, इसके अंदर बंगाली शामिल है, आसामी शामिल है, उड़िया है शामिल, उसके बाद बिहारी इसमें शामिल है। इसके बाद जो हमने तीसरा पढ़ा है अर्धमागधी अपभ्रंश जो है, जो कि बिहार से इलाहाबाद तक का इलाका है। इसमें शामिल जो है मशरिकी हिंदी की बोलियाँ हैं, 3 है, वो कौन-कौन सी है? अवधी है, छत्तीसगढ़ी है
भोजपुरी है। इसके बाद हमने जो चौथा पढ़ा है महाराष्ट्र अपभ्रंश, जो कि इसमें कौन-सी बोली शामिल है तो मराठी, ठीक है? इसके बाद जो 5वां है प्राचीन और केकय, इसके अंदर सिंधी और लिहिंदा शामिल है। क्लियर है सभी को? कहीं पे पे अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो बताइए, कहीं पे लिखना बाकी है तो बताइए, फिर से मैं रिपीट करूँगी। ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। आप पेपर देखिएगा ज़रूर। आप लोगों ने लिख लिया है? मैं फिर से बोल रही हूँ, कॉपी यहाँ पे चेक होती है। आपकी कॉपी यहाँ पे चेक की जाएगी। इस यूनिट को कंप्लीट किया जाएगा। आपको कॉपी आपकी चेक की जाएगी। मेल पे आपको आपकी जो है, आप अपनी कॉपी का जो है पीडीएफ भेज देंगे। आपको मेल दिया जाएगा, आपको उसी पे भेजना है। आप आपकी जो आपने नोट्स बनाए हैं, उसका पीडीएफ आपको भेजना होगा। इसलिए मैं पहले ही बताती हूँ, नोट्स आप साथ-साथ लिख लें, ताकि आपको लास्ट में बर्डन ना हो। आप अच्छे से रिवाइज़ भी करिए, आप नोट्स बनाएँगे तो रिवाइज़ भी कर पाएँगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ बता दीजिए। हमने वस्ती हिंद आर्याई दौर को भी कंप्लीट किया है, कदीम हिंद आर्याई दौर को भी कंप्लीट किया है। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे जदीद हिंद आर्याई दौर। शाबाश बताइए। अभी हमारी क्लास में 6 मिनट बाकी है। अब बताइए, किसी को कन्फ्यूजन है, कहीं पे लिखना बाकी है, जो भी है बताइए। शाबाश, बताइए शाबाश। अरीबा आपको क्लियर है? क्लियर है आपको अरीबा? हाँ, ज़ेबा बख्तियार आपको क्लियर है? कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है? शाबाश बताइए, अभी 5 मिनट हमारी क्लास में है। क्लियर करने के बाद हम इस क्लास को एंड करते हैं। आपको समझ में आता है? पहले आप मुझे बताएँ, आपको समझ में आता है? ये यूनिट बहुत टफ है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा फिर। इसको बार-बार पढ़ने जब पढ़ते हैं, इस यूनिट को बार-बार पढ़ते हैं, तो बहुत ही आसान हमें लगता है। बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, हल करते हैं। शाबाश! सभी को कन्फ्यूजन अगर है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए प्लीज़। मैम अपभ्रंश, इसमें जो तीसरा दौर है अपभ्रंश का दौर है, इसमें कन्फ्यूजन है बच्चे? ज़ेबा बख्तियार आपको कन्फ्यूजन है जो तीसरा दौर है वस्ती दारियाई का, जो कि अपभ्रंश का दौर है, इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं रिपीट करूँगी फिर से। है इसमें कन्फ्यूजन? शाबाश! मुझे बताइए, इसमें आपको कन्फ्यूजन है? शुरू का, मतलब जो तीसरा दौर है। चलिए शाबाश। वस्ती दारियाई के दौर के जो है इसको 3 अदवारों में तक़सीम किया गया है। पहला दौर हमने पढ़ा है, दूसरा भी हमने पढ़ा है, तीसरा जो है इसको अपभ्रंश का दौर, उसको हम अपभ्रंश के दौर से भी हम जानते हैं। अपभ्रंश का दौर इसको हम कहते हैं। ये दौर जो है 500 ईस्वी ता 1000 ईस्वी तक का ये दौर है। पहले दौर को हम इब्तिदाई प्राकृत कहते हैं, पाली भी कहते हैं, पहली प्राकृत भी कहती हैं। दूसरा जो दौर है इसको हम अदबी प्राकृत भी कहते हैं, दूसरी प्राकृत भी कहते हैं, और तीसरा जो दौर है इसको अपभ्रंश का दौर कहते हैं। इसके अंदर अगर हम देखेंगे कौन-सी 5 किस्में शामिल है, वो है शोरसिनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, प्राचीन और केकय इसके अंदर शामिल है। अब हम इसके अंदर जो ये 5 जो है प्रांश 5 किस्में शामिल हैं, इनको हम अलग-अलग यहाँ पे बताया है हमने। जैसे कि शोरसिनी अपभ्रंश है, इसके अंदर कौन-कौन सी बोलियाँ शामिल है, तो खड़ी बोली है, राजस्थानी है, पंजाबी है, गुजराती है। 4 बोलियाँ इसके अंदर शामिल है। इसी तरह मागधी अपभ्रंश जो है, इसके अंदर भी 4 बोलियाँ शामिल है, बंगाली है, आसामी है, उड़िया है, बिहारी है। इसके बाद जो है अर्ध मागधी अपभ्रंश जो है, जो कि बिहार से इलाहाबाद तक का इलाका है। इसके अंदर मशरिकी हिंदी की जो 3 बोलियाँ हैं ना, वो इसके अंदर शामिल है। अवधी है, छत्तीसगढ़ी है और भोजपुरी है। इसके बाद जो चौथा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश जो है, इसके अंदर मराठी शामिल है, ठीक है? और 5वां जो है प्राचुर और केकय, इसके अंदर सिंधी और लिहिंदा शामिल है। इसके अलावा कहीं और पे कन्फ्यूजन है? ये क्लियर हो गया? अपभ्रंश का दौर जो है तीसरा है, ये क्लियर हो गया? शाबाश! अगर फिर से कन्फ्यूजन है तो बताइए। मराठी जैसे मैंने बोला है ना, मराठी ये जो चौथा है इसमें, मराठी जो है महाराष्ट्र की ज़ुबान है, इसीलिए इसके अंदर ये आती है। महाराष्ट्र के अंदर जो है मराठी आती है।
क्योंकि ये महाराष्ट्र की ज़ुबान है। मराठी को शायरी और मौसीकी की ज़ुबान भी कहा जाता है। लिख लीजिए शाबाश। मराठी को शायरी और मौसीकी की ज़ुबान भी कहा जाता है। जैसे कि प्राकृत के माने हैं फितरी ज़ुबान, अपभ्रंश के माने हैं बिगड़ी ज़ुबान। इसी तरह आप लिखेंगे मराठी को शायरी और मौसीकी की ज़ुबान भी कहा जाता है। शाबाश लिख लीजिए। क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मराठी को शायरी और मौसीकी की ज़ुबान कहा जाता है। अब क्लियर है? किसी और को कन्फ्यूजन है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? प्लीज़ बताइए। बाकी सब जवाब दीजिए शाबाश। सोफिया, अरीबा, ज़ेबा, शाबाश। अब क्लियर हो गया आपको? ज़ेबा बख्तियार आपको क्लियर हो गया जो तीसरा दौर था वस्ती हिंद आर्याई दौर के अंदर? आपको कन्फ्यूजन हुआ था शायद मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था ना ये जो वस्ती हिंद आर्याई जो दौर है इसके अंदर 3 अख़बारों को इसको तक़सीम किया गया था। आपने बोला था तीसरे दौर को हम क्या बोलते हैं? जदीद हिंद आर्याई दौर। वो इसके अंदर नहीं आता है बच्चे, हमने इसको कल पढ़ा था। जो हिंद आर्याई दौर जो है ना उसको 3 अख़बारों में तक़सीम किया गया था। हिंद आर्याई दौर को। कदीम, वस्ती और जदीद। और आज मैं बता रही थी वस्ती आर्याई दौर का। इसके अंदर जो है इसको 3 एतबारों में तक़सीम किया गया था। पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरा दौर। पहला जो है इब्तिदाई प्राकृत, दूसरा है दूसरी प्राकृत और तीसरा है अपभ्रंश का दौर। अब क्लियर है? यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, मैंने पहले ही आपको बोला है, आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप पढ़ के आएँगे कल, इसको रिपीट करेंगे पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे जदीद आर्याई दौर। क्लियर है अब? फिर क्लास को रखते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़याल रखिएगा।